नितिन भसीन जुड़े हैं, जो इक्विटी रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। ईएमएस, बिल्डिंग मटेरियल, मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस पर इनकी खास नज़र रहती है। एम्बिट से पहले नितिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, एमके वे टू वेल्थ के साथ भी काम कर चुके हैं। आइए समझते हैं उनसे इस समय मार्केट में कहाँ फोकस करना चाहिए। और सीएनबीसी आवाज़ के साथ ये आज पहली बार जुड़ रहे हैं। नितिन जी, गुड मॉर्निंग। पहली बार आपसे सीएनबीसी आवाज़ पर बात हो रही है, फर्स्ट ऑफ मैनी आई होप। मार्केट पर बताइए इस समय आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि एक बड़ी करेक्शन आई लेकिन पिछले 1.5 महीने में अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। हम लोग हमारे हिसाब से मार्केट के अंदर जो पिछले 1 महीने में हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इट इज अ चेंज। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर हमको लगता है लार्ज कैप कंपनीज और विद इन द निफ्टी इवन द लार्जर कंपनीज जो हैं, इनके जो अपने अर्निंग्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहेंगे पिछले अगले 3 महीने और 6 महीने 9 महीने के रिजल्ट्स के अंदर। तो इसलिए हमारा एडवाइस ये रहा है मार्केट को, हमारे क्लाइंट्स को, कि सबको आज की डेट के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां पर काफी स्टॉक्स लिस्ट हो रहे हैं लेकिन अधिकतर स्टॉक वैल्यूएशन भी महंगी चल रही है, उन पे रहे इन्वेस्टेड जो अच्छी कंपनियां हैं। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो लार्जर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनको इंडिया के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने क्लाइंट्स के पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप्स में और बैंक्स में और आईटी में भी, क्योंकि ये वो सेक्टर हैं जहां पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी काफी अच्छी है। अनलाइक कंजम्पशन, जहां पर आज की डेट के अंदर हम स्ट्रेस देख रहे हैं और वहां पे डाउनग्रेड्स अर्निंग्स के बढ़ रहे हैं, बेशक वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप। तो हमारा ये विचार है, जो हम इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं, कि आपको लार्ज कैप, बैंक्स और खासकर बड़े बैंक्स में रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट का रुझाव है वो ज्यादा क्वालिटी की तरफ होगा, कि कहाँ पे अर्निंग्स की क्वालिटी है, कहाँ पे अर्निंग्स बढ़ सकते हैं, वहां पर कहाँ पर वॉलिटिलिटी कम होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद कि जहां पे हल्का सा भी डिसअपॉइंटमेंट आता है, जरा सा सरप्राइज आता है, मार्केट रिएक्ट्स very strongly and very supports, or let's say doesn't provide support to a weak number. So hence I would say that's how हम investors को बोल रहे हैं। ओके, एक सेक्टर जिसने लीड किया है नितिन जी, वो है आईटी। क्या 2025 में भी आपको लगता है ये लीडरशिप पॉकेट रहेगी, कंसिडरिंग अब जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी में भी स्ट्रेंथ दिख रही है और प्लस रेट कट के भी वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा अगले 1 साल का जो हमारा कॉल है, हमारे जो 4 या 5 बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए हमने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं कि आपको क्वालिटी और लो वोलेटिलिटी में रहना चाहिए, आपको लार्ज कैप पे रहना चाहिए, आपको मेगा कैप्स के अंदर विद इन द निफ्टी रहना चाहिए। बट जो हमारे सेक्टर्स की प्रेफरेंस है उसके अंदर हमारा बैंक्स और आईटी सबको ओवरवेट बोला है। जबकि हमारी कवरेज के अंदर हमारे एनालिस्ट को लगता है कि शायद एस्टिमेट बढ़े हुए हैं वहां पे, बट हमने पास्ट में भी देखा है फेड रेट कट के बाद ये सेक्टर में बाउंस आता है। सो हेंस हमारा विचार तो यही रहेगा कि अगले 2025 में एटलीस्ट पहले 6 महीने से लेकर 9 महीने के लिए सेक्टर एलोकेशन के अंदर आईटी और बैंक्स खास रहने चाहिए। आईटी फॉर श्योर। आईटी और बैंक्स आप कह रहे हैं एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन जब अनुज आपसे ऑफ कोर्स आप बात करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, स्मॉल कैप्स में आपकी महारत रही है, यू आइडेंटिफाइड सम ग्रेट स्टोरीज इन द पास्ट। इस समय जिस तरह की मोमेंटम मार्केट में लौटा है एंड द वेरी फैक्ट कि स्मॉल कैप्स एक बार फिर आउट परफॉर्म करने लग गए हैं, ये क्या सिग्नल दे रहा है? क्या अभी भी रिटेल निवेशकों के हाथ में क्वालिटी स्टॉक्स हैं, या फिर इट्स एनीथिंग दैट्स कमिंग देयर वे? और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे सबसे बेहतर तरीके से भुनाया जाए जो स्मॉल कैप्स में इस समय है रीसेंट करेक्शन के बाद? हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा बदलाव आया है पिछले 2 या 2.5 साल के अंदर। करीबन 150 से 200 स्टॉक लिस्ट हुए हैं स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। इसमें कुछ बेहतरीन बिजनेस लिस्ट हुए हैं, एंड मेनी ऑफ दीज बिजनेसेस could go out to become multi-baggers for investors even if they were given at expensive valuations. So मुझको ऐसा लगता है कि इस कंट्री का हमेशा होता है साइकिल के अंदर, अगर 100 स्टॉक लिस्ट होते हैं
तो 36 या 20 स्टॉक उसमें से जाके मल्टी बैगर बनते हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को अपना काम करना चाहिए। एंड भी हम लोगों को दिखता है आज की डेट के अंदर कि फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स क्वार्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बहुत स्मॉल कैप और मिड कैप में फ्लोज आ रहे हैं। सो एंड थीमेटिक लॉन्चेस हो रहे हैं फंड्स के। तो बिकॉज इंडिया के अंदर इस वक्त बिकॉज बहुत ज्यादा थीम्स, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग सॉर्ट ऑफ रीबिल्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट, वेदर इट इज एक्सपोर्ट्स, चाहे हम उसको बोले कि कंजम्पशन है, डिस्क्रिशनरी प्रीमियम कंजम्पशन, नए नए तरह के बिजनेस मॉडल लिस्ट हो रहे हैं। तो इससे आपको हर इन्वेस्टर को डिपेंडिंग अपॉन उसके पास कितने पैसे हैं, कितना उनको लगाना है पैसा एक स्टॉक के अंदर, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो इस वक्त इंडिया इज बिकमिंग, जैसे यूएसए के अंदर 8,000 या 10,000 स्टॉक लिस्टेड है, जैसे यहाँ पर भी आज की डेट के अंदर जहाँ पहले 200 स्टॉक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स थे, 600-700 है। लेकिन सबको सोचते हैं जी अच्छे प्रमोटर, अच्छी बैलेंस शीट, अच्छा बिजनेस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो मेरा फेवरेट टॉपिक है कि स्केलेबल बिजनेसेस, बिकॉज इंडिया इज अ मार्केट जहाँ पे हमारा 2400-2500 पर कैपिटा जीडीपी रिस्ट्रिक्ट्स हाउ मच बिजनेस वी कैन बिल्ड। सो हेंस आज के कुछ प्रमोटर जो ग्लोबली बिजनेस बना रहे हैं, खासकर आप देख सकते हो जो आज कुछ दिन पहले कुछ आईपीओ खुले हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज ग्लोबली उनमें प्रोवाइड करते हैं, नॉट फार्मा, नॉट हेल्थ केयर, बट सर्विसेज टू हेल्थ केयर कंपनी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर that has opened up after IT services over the last 20-25 years. हम जहाँ सुनते हैं कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है सर्विसेज की स्पेस के अंदर, इट स्पीक्स। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं और जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। आप हॉस्पिटल सेक्टर देख लीजिए, आप ज्वेलरी सेक्टर देख लीजिए। तो ये मेरे रिकमेंडेशंस नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि इस देश के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस बन रहे हैं जहाँ पर छोटे निवेशक और इवन फैमिली ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स should focus on the same fundamentals always. A business which is scalable, good quality company, good quality promoter, clean accounts, उस पर ध्यान दें। And then valuations are important, but small cap companies में हमने देखा है कि अधिकतर समय अगले 1 साल और 2 साल का जो वैल्यूएशन सोचने का तरीका है वो फेयर नहीं है एज कम्पेयर टू जैसे हम लार्ज कैप्स के बारे में सोच सकते हैं। तो हमको उनके बियॉन्ड देखना है कि ये काबिल मैनेजमेंट अपनी कंपनी का अगले 5 या 7 साल में क्या बना सकती है। उससे कम समय सोचना मुझे लगेगा ठीक नहीं है। साल का नजरिए से उन स्मॉल कैप्स, क्योंकि वो आगे स्मॉल कैप्स मिड एंड मिड से ऑफ कोर्स वो लार्ज कैप्स बनते हैं और उसके लिए एक रनवे काफ़ी लंबा रहता है। आपने नए बिजनेसेस, नए अपॉर्चुनिटीज की बात की। नितिन, ये न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स, स्पेशली ये क्यू कॉमर्स, फूड डिलीवरी बिजनेसेस, जिस तरह का कंपटीशन हीट हो रहा है, जिन वैल्यूएशंस पर ये कंपनियां मार्केट में आई हैं और जो नंबर्स ये डिलीवर करने लगेंगी आगे, उस पर आप लोगों की कवरेज है क्या? आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस स्पेस? क्लियरली न्यू इकोनॉमी, वी आर ऑल यूजर्स। हम लोग सबके सब न्यू इकोनॉमी की कंपनीज के सर्विसेज को इस्तेमाल करके काफी कंज्यूमर सरप्लस, वेदर समय का हो या पैसे का हो, हम सब लोगों ने अपनी कन्वीनियंस को बेहतर होते ही देखा है इस देश के अंदर। बट हमारा व्यू है कि इस समय कुछ सम ऑफ दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग वेरी एक्सपेंसिव without going into the names, whether it is Zomato, where publicly everybody knows that we have a sell rating, because we think कि इंडिया के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी फूड के अंदर जो जोमेटो ने एस्टैब्लिश करी है, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना लीडरशिप एस्टैब्लिश किया है, आई थिंक वो समय लगेगा जो उनका दूसरा बिजनेस है ब्लिंकिट, बिकॉज वहां पर काफी कंपटीशन आ रहा है, बहुत सारा पैसा बहुत सारी कंपनियां लगा रही हैं। बेशक वो रिलायंस आने वाले समय में हो या डी मार्ट हो या जेप्टो हो या स्विगी, अब लिस्टिंग होने के बाद क्या पता और पैसा रेज करके, मुझे नहीं क्या पता इन्वेस्ट करें, हु नोज। दिस बिजनेस इज इवॉल्विंग एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम एफएमसीजी कंपनीज आर आल्सो, उसके बेनिफिट भी हैं बिकॉज बहुत सारे देश के ब्रांड्स हैं जो अपने आप को पहली जर्नी 10 करोड़ से 100 करोड़ बनाने में मुश्किल पाते थे। तो शायद there could be an indirect opportunity on these businesses, and we are seeing that in the unlisted or the private market. वेंचर की दुनिया में काफी सारे नए ब्रांड्स क्विक कॉमर्स की वजह से बड़े और स्केल अप हो पा रहे हैं। क्या पता आने वाले समय के अंदर वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज बने, बट अगले 1 या 2 साल में ये भयंकर कंपटीशन जो इन सब 3 या 4 बड़े प्लेयर्स बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, कैन हैव अ बेयरिंग ऑन valuations and ability to generate returns from these stocks, especially
in the new food delivery or quick delivery companies. मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना था पिछले साल डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में ही। ये आपके रेडार पर हैं क्या स्टॉक्स? क्या आप इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर? हम अपने क्लाइंट्स को इन दोनों सेक्टर्स पे, रेलवेज और डिफेंस पे, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं कि these are also public services in which we have not for the last 5, 7, 8 years invested. So there are opportunities to invest here and own them for a long period of time. But जो मेरा हमेशा सवाल रहता है कि इस साल के कैपेक्स में भी, बजट में भी, जब सरकार बजट बना रही थी तो सिर्फ रेलवेज में 5 या 6% का ग्रोथ दिखाना कैपेक्स में, और डिफेंस में जो 12 या 13% का कैपेक्स का बजट है उसमें 8 या 10% का ग्रोथ दिखाना, आई थिंक इससे ज्यादा ग्रोथ चाहिए हमारे देश को. Hence the promise is big, the opportunity may be big, but we are not able to execute that either because of कुछ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है इंडिया के अंदर. अपॉर्चुनिटी है, अगले 1 या 2 साल के अंदर इन सब कंपनीज को अपनी कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेगी. Without going too much into details, I find valuations of defense and railway sectors a lot more thematic पे based आज की डेट के अंदर, और मुझे लगता है कि वो काफी महंगी तरफ हैं अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम देखें. तो इसीलिए जब मैं शुरुआत में आपसे बोल रहा था, हम थोड़ा अर्निंग्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और हमको दिखता है बैंक्स की बैलेंस शीट, बैंक्स की अर्निंग, आईटी की बैलेंस शीट, आईटी की अर्निंग्स इन द नियर टर्म इज रिलेटिवली बेटर compared to some of the defense stocks or railway stocks in India. नितिन, हमने ऑफ कोर्स कई अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, लेकिन एक जो सेक्टर है जो थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ा रहा है वो प्राइमरीली एफएमसीजी है. यहाँ पर क्या कुछ और बड़े हादसे हो सकते हैं क्या अर्निंग्स में थर्ड क्वार्टर एंड गोइंग इनटू Q4? क्योंकि H1 से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और वहाँ पर अंडर डिलीवरी हुई. H2 में सबने कहा कि स्थिति बेहतर होगी, लेकिन वो गोदरेज की कमेंट्री थोड़ी सी फिर से टेंटर हुक्स पर रख रही है निवेशकों को. हर्षिता, जब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम अपने इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी कंपनीज पे रहना चाहिए. एफएमसीजी हैज ऑलवेज बीन कंसीडर्ड एज अ क्वालिटी वेरी स्ट्रांग डिफेंसिव सेक्टर, बट आई थिंक फॉर द आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग दैट एफएमसीजी के ऊपर भी काफी प्रेशर आ रहा है. परहैप्स ये पिछले 3-4 साल से जो हम एक विषय उठा रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर कि देश के अंदर जो रियल वेज है वो नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन काफी स्ट्रांग है, और उसकी वजह से इवन जो नॉमिनल वेज अगर बढ़ती भी है तो उसको इन्फ्लेशन रियल वेज को कुछ ग्रोथ को नील के बराबर कर देती है. इस कारणवश और परहैप्स पहले 6 महीने के अंदर सरकार ने कैपेक्स में, अपने रेवेक्स में खर्चा खींचा, उसकी वजह से शायद कुछ जॉब्स नहीं क्रिएट हुई होंगी. तो हेंस वी आर सीइंग कि सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में काफी वीकनेस दिख रही है. Job creation is required, more jobs, wages, nominal growth has to be higher. So ये वो साइकिल है जो पिछले 3-4 साल के बाद हमें हिट कर रहा है ऑन दी एफएमसीजी. हमारा विश्वास ये है कि अगला 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर कम से कम अर्निंग्स के अंदर प्रेशर बना रहेगा, बोथ फ्रॉम इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड इवन फ्रॉम द कंजम्पशन साइड ऑफ इट, क्योंकि वहां पर भी इन्फ्लेशन फूड का कम नहीं हो रहा है. तो मिडिल ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो अपने आप को ना प्रीमाइज कर पा रहे हैं, ना वो खर्चा बढ़ा पा रहे हैं. तो इस कारणवश एफएमसीजी कंपनीज, आपने सही कहा, जीसीपीएल ने मिड क्वार्टर में अपना रिव्यू देके बताया, तो ये हमें भी दिख रहा है कि एफएमसीजी में अर्निंग्स में प्रेशर बना रहेगा. नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.